हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, रेडियस के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जेड इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज उसका हम यूज लेंगे इसमें रेडियस का ऑर्डर देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेडियस, एटॉमिक रेडियस देखेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या हम काउंट कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, है ना। कौन कौन सी रेडियस के टाइप देखेंगे। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का रेडियस का ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। तो होता क्या है एटॉमिक रेडियस, थोड़ा सा नीचे का। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एटॉमिक रेडियस, तो हम एक एटम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई क्या है, एटम, ठीक है। अच्छा, ये एटम होना कैसे चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है। और और कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस, ठीक है। कोई हमने एटम लिया है, ठीक है, उसका हमने डायग्राम ये बना लिया, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी स्टेट में है, न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो बाउंड्री है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसके सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, ये ये डिस्टेंस है हमारी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कौन से सेल का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, हमने वैलेंस सेल ही क्यों लिया, बहुत सारे सेल होते हैं ना, लेकिन हमने वैलेंस सेल ही क्यों लिया, जो आउटर मोस्ट सेल है उससे न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। और ये कैसी कंडीशन में, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अब देखना, पहली बात तो एटॉमिक रेडियस हम एक्सपेरिमेंटली काउंट करते हैं ना, और ये भी मेजरेबल नहीं है ना, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। बॉन्ड के टाइप पर, क्योंकि कोई भी चीज एटम फॉर्म में पाई नहीं जाती है ना, एक इनर्ट गैस को छोड़ करके, और वो भी किस में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में। तो अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इनके बॉन्ड के टाइप देखेंगे। जितने टाइप के बॉन्ड होंगे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है तो उन मॉलिक्यूल में कैसी रेडियस होगी, कोवलेंट रेडियस होगी। यदि मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक रेडियस होगी। यदि सॉलिड स्टेट में है मॉलिक्यूल या फिर इनर्ट गैस तो उनमें कौन सी होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस होगी। या फिर कैटायन या फिर एनायन है ना, तो ऐसे में उनके लिए कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे, हम टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस, और लास्ट हम पढ़ेंगे कैटायनिक एंड एनायनिक, ठीक है, एनायनिक रेडियस, ठीक है। ये किससे डिसाइड कर होते हैं,
बॉन्ड की नेचर पर। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उनमें कोवलेंट रेडियस होगी, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक रेडियस होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे देखिए। तो सबसे पहले हम अगर कोवलेंट रेडियस की बात करें, है ना, अगर हम बात करें कोवलेंट रेडियस की, तो कोवलेंट रेडियस बिटवीन टू या फिर और टू और मोर देन टू एटम, ठीक है, के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्म बनाएंगे। और ये एटम कौन से होंगे, मस्ट बी नॉन मेटल, ठीक है, मस्ट बी नॉन मेटल। यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कौन से एटम बनाएंगे, नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में, हमारे पी ब्लॉक में, ठीक है। ये कौन से होने चाहिए, मेटल, नॉन मेटल होने चाहिए एलिमेंट, ठीक है। मेटल होंगे जो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जो नॉन मेटल है वो कैसे बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब हम दो क्या ले लेते हैं, एटम ले लेते हैं। ये हमारे पास दो एटम है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये, ठीक है। इन दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर, इंटर यूज वर्ड कब यूज करेंगे, जब दो एटम हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम हो दो, तो इंटर। और अगर सेम में हो तो इंट्रा वर्ड यूज करते हैं, है ना, इंटर मोलिक, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखो, जैसे मान लेते हैं हम एक एटम और बना लेते हैं ना, अब इसकी मान लो रेडियस अगर हम काउंट कर पाते तो ये रेडियस होती, है ना। लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, है ना, एटम ने, तो इनकी डिस्टेंस, दो न्यूक्लियर दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते। अब इनके अगर हाफ कर दे, है ना, मान लो ये कुछ डिस्टेंस है डी ए बी, ठीक है। मान लो ये एटम है हमारा ए और ये एटम है हमारा बी, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इनकी कोवलेंट रेडियस निकाल लें तो क्या आ जाएगी, आर ए बी डिवाइडेड बाई डी ए बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यानी कि कैसे निकालेंगे, डी ए बी बाई टू, आधा कर देंगे, है ना, न्यूक्लियर डिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या जाएगी, कोवलेंट रेडियस। लेकिन क्या ये रेडियस एक्चुअल रेडियस के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये रेडियस तो क्या है, एक एटम की रेडियस है ना। अब इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, दो एटम ने अगर ओवरलैपिंग कर ली तो एक दूसरे के अंदर फंस गए, और अगर फंस गए तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्चुअल से क्या आएगी, कम, ठीक है। तो आर कोवलेंट रेडियस क्या आएगी, कम आएगी, आर ए बी से, ठीक है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो कोवलेंट रेडियस की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, कम, क्योंकि ये ओवरलैप होगी, ठीक है। अगर कोवलेंट रेडियस की बात करें तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे, देखो, ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग प्रेजेंट, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, अब बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। ये दो बात हमें याद रखनी है। अब उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस इन सेम टू एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, सेम के एक ही एलिमेंट के दो एटम के बीच में हमें कोवेलेंट रेडियस निकालनी। देखो, देखना, मान लो एक हमारे पास ये एटम है ए, ठीक है, और एक एटम है हमारे पास ये ए, ठीक है। इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। दोनों क्या है? सेम एटम, ठीक है, ए ए। इसका न्यूक्लियस मान लो ये है, इसका न्यूक्लियस मान लो ये है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या हो गई? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हम आर कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? डी ए बाई 2, आधे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या हो गया जब सेम एटम हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगर डिफरेंट एटम हो तब कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास ये दो एटम है, जैसे तो मैं थोड़ा सा छोटा कर मान लो हमारे पास एक एटम ये है, फिर एक एटम ये है ना। ठीक है, हमारे पास मान लो ये दो एटम है। अब इन्होंने क्या कर लिया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब अगर हम इनकी डिस्टेंस निकालें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये मान लो ये हमारे पास ए एटम है और ये हमारे पास बी एटम है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है ना, तो इनका रेडियस अलग अलग होगा। अगर एलिमेंट अलग अलग है तो रेडियस भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग होंगे। तो इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं ये, इसका न्यूक्लियस ये है। तो अब हम यहाँ पे डी आर कोवेलेंट रेडियस डी ए बी बाई 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, अब इसमें अगर हम इसका हाफ करें तो बी एटम का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। और अगर सेम एटम थे तो उनके क्या थे? साइज सेम थे, तो इनके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में का जो साइज है उसमें पार्टिसिपेशन बराबर है, दोनों का हिस्सा बराबर है, तो हम डी ए बाई 2 कर देते और हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाती। लेकिन यदि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो उनका साइज अलग अलग होगा, तो ऐसी कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में जो जिसका साइज बड़ा होगा उसका हिस्सा ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट रेडियस हम हाफ करके नहीं निकाल सकते। फिर कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास आए स्टीवेंसन शुमाकर जी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला था देखना, कौन आए? स्टीवेंसन शुमाकर फॉर्मूला। ये कब लगाएंगे? जब दो डिफरेंट एटम और यदि हमारे पास सेम एटम है, उस कंडीशन में डी ए बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखना इन्होंने क्या कहा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए बी निकालने के लिए आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन,
ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पे आर ए बी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी मोलिक्यूल, ए एंड बी मोलिक्यूल, ठीक है। और आर ए क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए एटम, ठीक है। और आर बी क्या हमारे पास, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी एटम, ठीक है। और ये तो वैल्यू है, कांस्टेंट। और डेल्टा ई एन क्या है ना, यहाँ पे ई एन, डेल्टा ई एन क्या है, ई एन डिफरेंस, ई एन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मोलिक्यूल, ठीक है। ए एंड बी मोलिक्यूल नहीं, एटम ना, एटम। ए और बी एटम की जो ई एन है उसका डिफरेंस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखना हमारे पास ये फॉर्मूला लगा के इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्या क्वेश्चन था देखना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक F2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ गिवन है 1.44 एंगस्ट्रॉम, है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ गिवन है 0.72 एंगस्ट्रॉम। EN ऑफ फ्लोरीन 4, EN ऑफ हाइड्रोजन 2.7, ठीक है। दो पॉइंट सात, ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। और हमारे निकालना क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन H और F एटम की, ठीक है। तो देखना कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कोवलेंट रेडियस निकालनी है, आर एफ की कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, जितनी हमें इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस F2 मॉलिक्यूल की दी है उसका हाफ कर देंगे, तो 1.44 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आ जाएगी, 144 का आधा, 40 का आधा, 70, 72, 0.72, 0.72 आ जाएगी एंगस्ट्रोम में, ठीक है। और आर हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.74 एंगस्ट्रोम डिवाइडेड बाई 2, 70 का आधा 35 और 2 37, 0.37 एंगस्ट्रोम, ठीक है। ये हमने आर एफ और आर एच निकाल लिया। अब स्टीवेशन शुमाकर फॉर्मूला लगा देंगे, डी एच एफ इक्वल टू आर एफ प्लस आर एच माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन, ठीक है। अब आर एफ की वैल्यू 0.72 एंगस्ट्रोम प्लस आर एच की वैल्यू 0.37 एंगस्ट्रोम माइनस 0.09, डेल्टा ई एन कितना आ जाएगा, फ्लोरीन की ई एन 4, हाइड्रोजन की ई एन 2.7। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एच एफ आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस, इसको शॉर्ट में SBCR बोलते हैं ना। ये इसकी खास बात क्या है, ऑलवेज ऑलवेज काउंट बिटवीन टू सेम एटम, ठीक है। दोनों एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम SBCR निकाल पाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या सिंगल बॉन्ड के लिए ही निकाल पाएंगे। जैसे अब हम देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, है ना, हाइड्रोजन H2 की बात करें तो हाइड्रोजन जो H2 है उसमें दो हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, सेम एटम है। और बिटवीन H2 जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है।
तो इसके लिए हम SBCR काउंट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस काउंट कर सकते हैं। अगर हम HF की बात करें, HF की, है ना, और HF के बारे में देखें तो सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन दोनों एटम क्या है, अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में SBCR काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, अब दोनों एटम सेम तो हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, अब भी SBCR काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, दोनों एटम सेम होने चाहिए और उनमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए दोनों एटम के बीच में, तभी SBCR काउंट कर पाएंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो देखो, नाइट्रोजन के लिए SBCR काउंट टेबल 4, है ना, ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से किसके लिए SBCR काउंट कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब N2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एटम सेम है, तो यहाँ पे SBCR काउंट नहीं कर सकते। अगला क्या है हमारे पास, अमोनिया NH3, है ना, इसके लिए काउंट कर सकते हैं या नहीं। अमोनिया की स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पिरामिडल होती है ना ये। अब सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन इसने पूछी किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, और SBCR काउंट किस में होती है, बिटवीन टू सेम एटम। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो अलग अलग एटम के एलिमेंट के एटम है, तो यहाँ पे भी SBCR काउंट नहीं कर सकते। अगला देखो, अगर हम N2H4 की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये होती है ना। अब देखो, अब इसमें नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड देखना, ये वाला ये वाला बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दो एटम है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे हम SBCR काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे N2O5 की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अगर हम N2O5 की स्ट्रक्चर बनाए, है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी SBCR काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, N2H4। क्या देखना है SBCR के लिए, बिटवीन टू सेम एटम और सिंगल बॉन्ड से अटैच। अब देखो ऑक्सीजन के लिए हमें SBCR निकालनी, तो O2 के लिए तो अभी बता दिया था, होता ही नहीं है SBCR काउंट, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। फिर अगर हम H2 की बात करें, है ना, तो H2O की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये होती है ना। अब इसमें भी दो सिंगल बॉन्ड तो हैं लेकिन बिटवीन टू डिफरेंट एटम है ना, तो यहाँ पे भी काउंट नहीं हो सकती। अगर हम बात करें H2O2 की, है ना, और अगर हम H2O2 की स्ट्रक्चर बनाएं तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन। तो अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है दो, ये जो दो ऑक्सीजन है ना, ये दोनों सेम एटम है और सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसमें हो जाएगा। N2O की स्ट्रक्चर देखो, इसमें तो ऑक्सीजन ही एक है और हमें ऑक्सीजन के लिए काउंट करना है, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N ऑक्सीजन, ठीक है, ये होती है, तो इसमें भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस। अच्छा, मेटेलिक रेडियस होगा कब, जब दो मेटल होंगे, कौन मेटल, कौन कौन से, एस ब्लॉक के सभी मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना, और फिर डी ब्लॉक के मेटल है, एफ ब्लॉक के भी मेटल है ना,
तो ये सब क्या हमारे मेटल, इनके जो क्रिस्टल हैं उनमें क्या होगी हमारे पास मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब हम इनका क्या बना लेते हैं, ये हमने दो मेटल के एटम ले लिए। अब देखो अगर हम इनकी बात करें, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये वाली। ठीक है, अब अगर इनका हाफ कर दें तो हमें एटॉमिक रेडियस बिल्कुल फिक्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, और अगर ओवरलैप नहीं कर ले इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो हमारे पास मेटेलिक जो एटम की रेडियस है वो फिक्स आएगी, है ना। तो मेटेलिक रेडियस की अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होती है, एब्सेंट। लेकिन बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बॉन्ड प्रेजेंट। मेटेलिक रेडियस किस में देखेंगे, जहां पे मेटेलिक बॉन्ड होगा, है ना। तो मेटेलिक क्रिस्टल में मिलेगा ऐसा, मेटेलिक क्रिस्टल में। ठीक है, और क्या याद रखना है हमें, मेटेलिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये चीज क्या होती है, तो देख कोई बॉन्ड ज्यादा टाइटली बाउंडेड है ना, तो उसमें ओवरलैपिंग होने के चांस ज्यादा है। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होने के चांस ज्यादा है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, और ए और बी एटम ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। और अगर यदि ये ओवरलैप होंगे तो इनकी मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें आर मेटेलिक रेडियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए बी बाई 2 आएगी फिक्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ सकता है तो रेडियस का, वॉन डेर वाल रेडियस का आ सकता है। तो देखते हैं क्या क्या है ना। तो सबसे पहले, जो सबसे पहले पॉइंट याद रखना है हमें, ये याद रखना है, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात करें, है ना, तो ये हमारे पास क्या है, दो एटम है ए और बी। तो देखो वॉन डेर वाल रेडियस में जो वॉन डेर वाल फोर्स बॉन्ड या फोर्स पाया जाता है ना, अब देखो इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इनके बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए बी। ठीक है, ये हो गई। अब देखो ये इनमें ना ही तो बॉन्ड पाया जाता है ना ही ओवरलैपिंग होती है ना। तो बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बोथ आर आर एब्सेंट। ठीक है, ओवरलैपिंग भी नहीं पाई जाएगी और बॉन्ड भी नहीं पाया जाएगा, है ना। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, दूर दूर होगी। अच्छा ये होते किस किस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखना किस किस में होंगे, तो ये इनर्ट गैस में होंगे। अगर इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस, तो उनके जो एटम है उनमें कौन सी रेडियस स्टडी करी जाएगी, वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, और किस में पाए जाएंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्या है कि बिटवीन टू कोवेलेंट, कोवेलेंट मोलिक्यूल। ठीक है, बिटवीन टू कोवेलेंट मोलिक्यूल में भी वॉन डेर वाल रेडियस पाई जाएगी। देखना कैसे, एक हमारे पास कोवेलेंट मोलिक्यूल ये रहा,
एक हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है। दो हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा। इन दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अब इसमें कोवेलेंट रेडियस तो होगी ही होगी बिटवीन टू एटम, एक मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट रेडियस तो होगी होगी। और इनके अलावा जो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, किसका, अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसका लेंगे, मॉलिक्यूल का, फॉर वॉन डर वाल रिएक्शन है ना, वॉन डर वाल फॉर रेडियस। तो ये रेडियस भी क्या होगी हमारे पास, वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है। कब कब होगी, एक तो इनर्ट गैस के तो एटम, एटम और बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये रहा, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल हमारे पास ये रहा, ठीक है। इन दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल में भी क्या होगी, वॉन डर वाल रेडियस की स्टडी की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमें एक चीज और याद रखनी है, बॉन्डेड स्टेट और ओवरलैपिंग मैंने एब्सेंट लिखी। अब उसके अलावा अगर हम वॉन डर वाल रेडियस की लिखें है ना, तो ये कितनी आएगी, लगभग वॉन डर वाल रेडियस अप्रोक्सीमेट टू टाइम ऑफ कोवेलेंट रेडियस आएगी, कितनी, टू टाइम ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट टू टाइम ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अब हमने तीन तरह की रेडियस पढ़ ली, एटॉमिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और वॉन डर वाल। अब देखो एक साथ लिख लेते हैं ना, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वॉन डर वाल रेडियस। तो इन सब में अगर साइज का पूछे हमसे है ना कि किसका ज्यादा होगा किसका कम, तो देखो सबसे कम साइज कोवेलेंट रेडियस का होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड भी है और ओवरलैप भी कर रहा है, जब ओवरलैप करेंगे तो इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम हो जाएगी। और अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करें, इसमें ओनली बॉन्ड है, ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन वॉन डर वाल फोर्स में ना ही तो बॉन्डेड स्टेट है और ना ही ओवरलैपिंग है ना। तो सबसे ज्यादा वॉन डर वाल रेडियस होगी, सबसे कम कोवेलेंट रेडियस होगी, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फॉर नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मोलिक्यूल, ठीक है। नॉन मेटेलिक मोलिक्यूल में कौन कौन सी रेडियस होगी, एक तो वॉन डर वाल रेडियस होगी, वॉन डर वाल रेडियस होगी। और नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट रेडियस भी होगी, ठीक है। ये आया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमें याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, देखना, अब हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस में हम दो टाइप की रेडियस पढ़ेंगे, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। कौन कौन सी, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कैटायन क्या क्या होते हैं, जब मान लो कोई हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसमें चेंज हो जाएगा, कैटायन में, ठीक है। और एनायन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन मेटल होते हैं जनरली, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन ले लेते हैं ना, एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये क्या बन गया, एनायन। अब अगर एनायन फॉर्म हुआ है तो उसके लिए एनायनिक रेडियस की स्टडी करेंगे, और यदि कैटायन फॉर्म हुआ है तो कैटायनिक रेडियस की स्टडी करें। अब हमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या, कि एटॉमिक रेडियस है ना हमेशा ज्यादा होगी किससे, कैटायनिक रेडियस से। अभी मैं बताऊंगा क्यों, है ना, देखना। ये हमारे पास दो एग्जांपल है, सोडियम और सोडियम प्लस, ठीक है, कल इसीलिए हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा है। अब देखते हैं, एक एक की बात करते हैं ना।
इनका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, सोडियम प्लस का भी एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं 11 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोडियम न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, और यदि कैटायन है तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो 11 में से एक कम कर देंगे 10, ठीक है। अब देखना सोडियम की बात करें, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनका साइज क्या, साइज 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अकॉर्डिंग कम होगा। लेकिन यदि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से अट्रैक्शन कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में जेड इफेक्टिव क्या आएगा? ज्यादा। कैटायनिक कंडीशन में जेड इफेक्टिव क्या आएगा? ज्यादा। तो साइज क्या हो जाएगा? कम। साइज क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए मैंने बोला कैटायनिक रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब हम ऐसे ही इसमें बात करते हैं, देखना एनायनिक के लिए अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होगी एनायनिक रेडियस ऑलवेज, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जांपल लेके देखते हैं, फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस। तो अब अगर हम इनका एटॉमिक नंबर लिखे नो नो, प्रोटॉन लिखे नो नो, इलेक्ट्रॉन लिखे फ्लोरीन में नो, माइनस चार्जेस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? जितना चार्ज है, एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव कितनी एफिशिएंसी से किस में ज्यादा एफिशिएंसी से प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? अब देखो यहाँ पे 9 को अट्रैक्ट करना है और यहाँ पे 10 को अट्रैक्ट करना है, तो 9 को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो जेड इफेक्टिव न्यूट्रल वाले का ज्यादा हो जाएगा, तो साइज एनायन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो एनायनिक रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगी, लेकिन ये लगाएंगे कब? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, ध्यान रखने वाली बात है। लगाएंगे कब? जब एटम सेम हो, एक ही एलिमेंट के एटम हो, तब लगाएंगे, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी हम लगा सकते हैं। अब देखो एक बार हमने देख लिया, अब सभी के लिए देखो ये सब सेम ही एटम है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तो क्लोरीन और क्लोरीन आयन में से किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन आयन का। फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस में से फ्लोरीन माइनस का, ब्रोमीन और ब्रोमीन माइनस में से ब्रोमीन माइनस का साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। कैटायनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। क्यों? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसमें उतने कम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, साइज कम हो जाएगा। यही बोला है कैटायनिक रेडियस के लिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम कैटायनिक रेडियस। लेकिन अगर एनायनिक रेडियस की बात करें तो जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अट्रैक्शन कम, तो एनायनिक रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो नेगेटिव चार्ज के एनायनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैटायनिक रेडियस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इसके वो है हमारे पास एग्जांपल, देखना। अब लेफ्ट टू राइट देखें, मैग्नीज मैग्नीज +2, मैग्नीज +4, मैग्नीज +7, तो सबसे ज्यादा कैटायन कौन है? मैग्नीज +7, तो इसका साइज सबसे कम हो जाएगा। ऐसे ही Fe+3 और Fe+2 में से किस में कम इलेक्ट्रॉन होंगे? Fe+3 में, तो इसका साइज सबसे कम हो जाएगा। ऐसे ही Sn+2 में हो जाएगा। और माइनस चार्ज के लिए जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतना ज्यादा उसका साइज होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं? ये रूल लगा सकते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज कम, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का
11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। इसको थोड़ा सा छोटा। अब हम अगर प्रोटॉन की बात करें, है ना, तो प्रोटॉन तो हमेशा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, 7, 8, 9, 11, 12, 13। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन सब में कितने हैं? 10 है। देखो, 7 और -3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 10। 8 और -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 9। 1 माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए? 1। प्लस चार्ज है, डोनेट किया होगा 10। +2 चार्ज डोनेट किया होगा 10। एल्यूमिनियम +3 प्लस चार्ज डोनेट किया होगा 10। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख लिया। अब हम देखते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता क्या है ना, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने कम जेड इफेक्टिव। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखेंगे, तो सबसे ज्यादा किस में आएगा? एल्यूमिनियम +3 में। ये हमने साइज, वो जेड इफेक्टिव का रेशियो लिख लिया। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या कर देंगे? रेडियस का। ये लो, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अब हमें लगाना क्या है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा, अभी हम बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये उसी पे बेस है। देखो, इन सब में सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन सब में, सॉरी, प्रोटॉन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं? 18 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब हमें बार बार वो टेबल नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जेड इफेक्टिव। अब क्या देखेंगे? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो। ठीक है। क्लोरीन है। ऐसे ही यहाँ पे आयोडीन के लिए भी लगा देंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। अब हम आगे देखते हैं, विच ग्रुप इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ये अच्छा सवाल है, देखना। कहाँ पे गया? ये रहा, देखना। तो हमें क्या देखना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कौन कौन से है ना। तो देखो, आर्गन 18 पे आता है, 18 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन 17 पे आता है, 1 माइनस चार्ज है, 18 इलेक्ट्रॉन है ना। पोटेशियम 19 पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, प्लस चार्ज है, 18। ठीक है। सीओ, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 14। ठीक है। Cn माइनस, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 13, 1 माइनस चार्ज है, 14। ठीक है। ऐसे ही N2 में 1 नाइट्रोजन में 7, 2 में 14। ठीक है। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। लेकिन अब देखो, BCl3 BF3 है ना, बोरोन में 5 5, फिर क्लोरीन में 17, फ्लोरीन में 9। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हैं। लेकिन ये कब लगाएंगे? जब हमें मोर कंफर्टेबल आंसर ना मिले। ठीक है। अब देखना, हमें दो तो मिल गए, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, तो हम कैसे टिक लगाएंगे? ऑल के लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या है? सेम है। बोरोन में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का 2s2 2p1 है ना। और हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन फैमिली से, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का 2s2 2p5। तो देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो हमारा आंसर चला जाएगा 4। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाले में देखते हैं, आर्गन, क्लोरीन और पोटेशियम प्लस, अभी देखा ये तो है ना। सीओ और सीओ प्लस, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, कितना हो गए? 14। ठीक है। सीओ प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 13।
ठीक है, BF3 और BCl3। अब देखो फोर्थ ऑप्शन नोट, है ना। अब हम वैलेंस शेल पर नहीं जाएंगे, है ना, ओनली क्या काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब हम सी ऑप्शन को करेक्ट नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मोर कंफर्टेबल आंसर मिल गया। अब इसमें क्यों मानना था, क्योंकि इसमें दो आ गए थे। अब दो तो हम टिक लगा नहीं सकते, वन हमारे कैसा आता है, एक ऑप्शन वाला आता है ना, तो हम आल के टिक लगाएंगे, ठीक है। अब हमें थर्ड में देखते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस, है ना। तो इसमें 14, इसमें 15, ये नहीं है ना। आर्गन और पोटेशियम, आर्गन में 18, पोटेशियम में 19, ये भी नहीं है। और देखो इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है ना। BCl3 और BF3, इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। नियोन और आर्गन की बात करें, नियोन और पोटेशियम सोडियम के, है ना, 11, नियोन में 10, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे। और यदि हमें आंसर में सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही, तो अब हम क्या देखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, वो भी क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जेड इफेक्टिव, अभी देखा जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन जितनी एफिशिएंसी से अट्रैक्ट कर सकता है ना, वो क्या होता है हमारा जेड इफेक्टिव। और अट्रैक्शन में हमेशा साइज कम होता है। तो जेड इफेक्टिव अगर, तो जेड इफेक्टिव साइज के क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना कम साइज, ठीक है। और अगर सिग्मा सिडलिंग इफेक्ट की बात करें, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और जब भी रिपल्सन होगा साइज बढ़ जाएगा। तो सिग्मा या फिर सिडलिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये दो तो हमें समझ आ गए। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पर, है ना, अच्छा पीरियोडिसिटी हो गया। अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट, है ना, तो कल भी हमने ये पॉइंट लिख लिया था, आज फिर लिख लेते हैं, है ना। देखो सेल नंबर कांस्टेंट, है ना, पीरियड एक ही पीरियड का है तो सेल नंबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कल देखा था सेकंड और थर्ड पीरियड में 0.65 से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और सिग्मा भी बढ़ेगा, है ना। तो साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, कम, ठीक है। अगर हम ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम, है ना, तो सेल नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कल देखा था ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट। सिग्मा इंक्रीज करेगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज, वो हाँ बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया, ग्रुप में साइज कम बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज कम होगा, ठीक है। यहाँ तक अब हमने देख लिया। अब हम आगे चर्चा करते हैं, देखना। तो देखते हैं अब ये हमने कुछ ऑर्डर लिख रखे हैं, इनको देखते हैं। तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कौन सा हमारा सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड, ठीक। और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारा थर्ड पीरियड है, ठीक है। अभी हमने देखा पीरियड में साइज कम होता है ना, तो साइज कम करते चले, ठीक है, कम कर दिया। लास्ट वाला मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे कलर से स्टार मार्क करके लिखें, ब्रैकेट में बना के, है ना। ऐसा क्यों किया, है ना, तो देखो लेफ्ट टू राइट जनरली साइज कम होता है
है ना, लेकिन लास्ट ग्रुप का साइज सबसे ज्यादा होता है। क्यों? इसका साइज लिथियम और सोडियम से भी ज्यादा होगा। 8th ग्रुप का फर्स्ट ए से भी सबसे ज्यादा साइज फर्स्ट ए का आ रहा है ना, लिथियम सोडियम का, लेकिन इनका साइज जो 18th ग्रुप का है उसका फर्स्ट ए से भी ज्यादा होगा, लिथियम और सोडियम से भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के लिए हम कौन सी रेडियस की स्टडी करते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस। और यदि वॉन डेर वाल रेडियस को देखें तो उनका साइज सबसे ज्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू, रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस स्टडी वॉन डेर वाल रेडियस, ये रीजन है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन आ गया हमारा, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद ग्रुप में देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज इंक्रीज हो जाएगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में ऐसे ही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम का, ऐसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का, ये हमारे पास साइज का ऑर्डर आ गया। ठीक है, ग्रुप में। अब हमें आगे देखना है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, पर्टिकुलर ग्रुप का देखा, ये एक ग्रुप का ना, बिटवीन टू ग्रुप नहीं देखा हमने, है ना, दो ग्रुप के एलिमेंट को कन्वर्ट वो नहीं किया, कंपेयर। यहाँ पे हमने या तो एक पीरियड लिया या फिर एक ग्रुप लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते, अब आता है हमारा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ, अब हम डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से, है ना, तो फोर्थ पीरियड में डी का 3D, फिफ्थ पीरियड में 4D, और सिक्स पीरियड में 5, है ना। अब जनरली यहां से यहां तक जाएंगे हम, देखो 3D, 4D, 5D, है ना, तो साइज, सेल नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। 3D का साइज 4D से कम होता है, लेकिन 4D और 5D का साइज क्या होता है? इक्वल होता है। 4D और 5D का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसा क्यों? तो देखते हैं, है ना, तो देखो 3D एक बार हम देख लेते हैं ना, तो 3D का फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ठीक है, ये हमारे पास 6D हो गया। ठीक है, अब यहां से बात करें अगर 3D का, तो एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21। ठीक है, एट्रियम का कितना होगा? तो देखो मेरे को भी याद नहीं है, 30 और 6 36, 36 और 2 37, 38, 39। ठीक है, और लेंथेनम का तो सभी को याद होता है, कितना? 57। ठीक है, तो अब हम गैप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है? +18 का, है ना, और यहाँ पे भी गैप कितने का है? +18 का। और एक्टेनम की बात करें, है ना, तो एक्टेनम कितने पर आता है? 89 पे, और यहाँ पे गैप कितने का है? +32 का। ठीक है, आ गई बात समझ। अब हम स्कैंडियम का, हमने फर्स्ट डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप लिख लिया ना, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, जर्कोनियम इसके नीचे, है ना, फिर लैंथेनम, हाफनियम। ठीक है, अब इनका साइज, है ना, ये 3D का साइज 4D से ज्यादा होना क्या चाहिए? जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए हाफनियम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत। क्यों? तो देखो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, इट्रियम का 39, जर्कोनियम का 40। ठीक है, यहाँ पे कितने की इंक्रीज हुआ? +18 का। अब हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72। क्यों? 57 के बाद तो 58 आना चाहिए, लेकिन 72 क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट हैं, और लेंथेनोइड सीरीज के कौन से एलिमेंट? 14 एलिमेंट, है ना, तो 14, 18 और 14 +32 का इंक्रीज हो गया।
ठीक है। अब देखो कल भी हमने लिखा था लेंथ, हमने क्या लिखा था, शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखा था। क्या? सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। तो एफ का तो शिल्डिंग इफेक्ट वेरी वेरी पुअर लिखा था। और यदि शिल्डिंग इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा। सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो एफ ब्लॉक के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे बोलो। साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही चलेगा ये ऑर्डर। ठीक है, अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये 3D, ये 4D, ये 5D। कलर में दूसरा ले लेता हूँ। देख, तो यहाँ पे गैप कितने का है, +18 का है। ठीक है, और यहाँ पे भी गैप कितने का है, +18 का है ना। ये GR जर्कोनियम है ना, ये 22। यहाँ पे भी गैप कितने का है, +18 का है ना। और यहाँ पे गैप कितने का है, +32 का है। ठीक है, अब देखो एकदम से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। देखो 14 इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ ब्लॉक का सिग्मा वेरी वेरी पुअर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर, वेरी वेरी पुअर। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव मैक्सिमम हो जाएगा एफ ब्लॉक का, और यदि जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। तो जर्कोनियम का और हाफनियम में से लगभग साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या ऑर्डर आ गया, 3D से ज्यादा 4D, और फिर 5D का साइज ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साइज का यहाँ पे भी लिख देते 3D से ज्यादा 4D, और फिर 5D का इक्वल। लेकिन जो डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंथेनम से पहले एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट नहीं आए थे, तो यहाँ पे तो एफ ब्लॉक का जो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लगेगा ही नहीं। तो स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लैंथेनम। ये दो बातें समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, वो हमें याद रखना है। जनरली क्या होता है, कॉपर से बड़ा सिल्वर होता है, और Ag से बड़ा Au या फिर इक्वल होना चाहिए, लेकिन Ag का साइज Au से बड़ा होता है। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी में कंटिन्यूअसली साइज इंक्रीज होता है, ऐसा क्यों, ये हमें याद रखना है। इसके रीजन अभी आगे आएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो कहां कहां पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगा है। एक तो फर्स्ट ग्रुप पर नहीं लगा डी ब्लॉक के, एक लास्ट ग्रुप पे नहीं लगा डी ब्लॉक के। जिंक से मरकरी तक कंटिन्यूअसली साइज बढ़ेगा, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम का भी कंटिन्यूअसली साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी सेम जो हमने लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखा ऐसा ही होता है। 5D से 6D, 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट हैं 5F के हैं, उनका भी सिग्मा क्या होता है, कम। जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा। तो साइज क्या हो जाएगा, कम। अच्छा, हमसे अगर कॉन्ट्रैक्शन, एक तो हम लेंथेनोइड पढ़ लिया, एक एक्टिनोइड पढ़ लिया। एक्टिनोइड की हमारे एप्लीकेशन नहीं है ना। और एक हम क्या देखेंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, इफेक्टिव। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर लैंथेनोइड, और लास्ट में होगा हमारा ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर लैंथेनोइड, फिर ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। वो अलग बात है, हमारे एप्लीकेशन नहीं है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की। एक क्वेश्चन हमें याद रखना है, कौन सा याद रखना है, देखना। फर्स्ट एक ग्रुप लिख रहा हूं मैं डी ब्लॉक का, कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट आए नहीं, तो कंटिन्यूअसली साइज बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद लैंथेनम और एक्टिनम की बात करें,
तो एक्टिनम से तो पहले 14 एलिमेंट आ गए थे कि नहीं, एफ ब्लॉक के आ गए, तो इनका साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा क्योंकि इनका लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाए। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम आगे जाते हैं। देखिए देखो ये ऑर्डर लिख भी रखा है, तो सबसे ज्यादा स्कैंडियम, इट्रियम, फिर लेंथेनम और हाफ एक्टिनम में इक्वल आ जाएगा। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में से टाइटेनियम का बड़ा, फिर जर्कोनियम और हाफनियम में से इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कॉपर एजीएयू में से एजी का सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा एजी का, ठीक है, फिर कॉपर का, एयू का, और लास्ट में कॉपर। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी में साइज कंटिन्यूअसली बढ़ता है। यहाँ पे अब मरकरी तक तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो इसके 4 रीजन है, देखना कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहला जो रीजन है यहाँ पे, फुलफिल फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सब के लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा, NS2 ND10 आएगा। ठीक है, लास्ट ग्रुप के डी ब्लॉक के, तो सबका D10 आएगा। जिंक के लिए 4s2 3D10, मरकरी के लिए 5s2 4D10, और कैडमियम के लिए, मरकरी के लिए 6s2 5D10। तो इन सब का फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा। ठीक है, ये याद होगा एक हमें। ठीक है, और लास्ट रीजन क्या हो जाएगा, मरकरी कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता। ठीक है, और कैडमियम और जिंक से पहले तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता नहीं, मरकरी लिक्विड है तो, और जिंक कैडमियम सॉलिड है, और सॉलिड का लिक्विड से ज्यादा साइज होता नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास आता है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कितने का गैप है, 8 का, है ना। एल्यूमिनियम और गैलेनियम में कितने का गैप है, +18 का। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से पीरियड का है, सेकंड का है, ये थर्ड पीरियड का है, और ये फोर्थ पीरियड का है। तो फोर्थ पीरियड में गैलेनियम से पहले 10 एलिमेंट किसके आ जाते हैं, डी ब्लॉक के आ जाएंगे, और यदि डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ जाएंगे तो डी ब्लॉक का सिग्मा क्या होता है, कम होता है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज इक्वल होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये भी है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं एस ब्लॉक में। ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक्सपेरिमेंटल बेस है, सारी जो इनमें ऑर्डर है वो सब एक्सपेरिमेंटल बेस है, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट का कंपेयर करा इस साइज से, तो उल्टा ई बना दो पहले तो। ठीक है, बना देते हैं, बना दिया। तो बेरिलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, और कैल्शियम से, सोडियम से बड़ा कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद एन बना दो। ठीक है, तो कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बैरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। तो कुल मिला के ऑर्डर क्या आ जाएगा, अब इसका मैं एक साथ ऑर्डर लिख देता हूं, है ना। पहले ई बना देंगे फिर एन बना देंगे कंपेयर में, है ना। तो सबसे कम बैरियम का, फिर लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बैरियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, उसके बाद सीजियम। ठीक है,
लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2 में से किसका साइज बड़ा है? लिथियम प्लस का। लिथियम प्लस और सोडियम प्लस में से लिथियम प्लस का। लिथियम और मैग्नीशियम में से किसका बड़ा साइज है? मैग्नीशियम का। ये अभी देखा, देखो। उसके बाद ये देखो लिथियम और मैग्नीशियम का, है ना। लिथियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2 और एल्यूमिनियम प्लस 3, है ना। ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है, ये हमें एज इट इज याद रखना, ठीक है। जब केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड के दो एग्जांपल आएंगे, LiCl, है ना, और MgCl2, ठीक है, KCl। उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा। ये डायरेक्टली याद रखना है हमें, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है। और ये एस ब्लॉक में पहले ई बना देंगे फिर एन बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, इनका साइज का ऑर्डर तो देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम तक इंक्रीज करेगा। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज इक्वल हो जाएगा ड्यू टू ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। गैलियम से इंडियम तक जाएंगे, है ना, और फिर थैलियम तक जाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा? फिर से सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लगा है? ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा पी ब्लॉक में साइज का यही ऑर्डर आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, है ना, इनमें भी साइज क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, पोलोनियम, इनमें भी साइज क्या आएगा? यही आएगा, नो एक्सेप्शन, ठीक है। और कौन बच गया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SbPr, है ना, इनमें भी साइज क्या आएगा? सेम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन बोरोन फैमिली का है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे दो, एक ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, एक लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हम डी ब्लॉक की बात करें, है ना, तो ये भी मतलब मेटेलिक रेडियस तो हमारे नहीं आएगी शायद, है ना, फिर भी हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर हमारे जरूर आ सकता है, 100% आ सकता है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। तो जनरली लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज कम होता है ना, तो साइज क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और कहां तक कर देंगे? मैग्नीज तक और आयरन तक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा देखा गया कि जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी है सिग्मा से, और यदि जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी शेड्यूलिंग कांस्टेंट से है तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर फ्लोरीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन नहीं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल की बात करें, आयरन, कोबाल्ट, निकिल की बात करें, इन तीनों का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। यहाँ पे जेड इफेक्टिव सिग्मा के जितना ही प्रभावी होता। और निकिल, कॉपर, जिंक की बात करें, है ना, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता नहीं है ना। जेड इफेक्टिव क्या होता है? सिग्मा से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा ज्यादा प्रभाव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, ठीक है, D10। और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमें याद रखना है ऑर्डर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? स्कैंडियम से आयरन तक जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल में जेड इफेक्टिव सिग्मा के लगभग सेम होता है, तो साइज लगभग सेम आएगा, ठीक है। कॉपर और जिंक में सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होती है, क्यों? ड्यू टू फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10, और डी सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन इंक्रीज होगा,
ठीक है, अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सेम मेटेलिक रेडियस में भी क्रोमियम तक साइज क्या करेंगे, कम करेंगे। दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा ना। क्रोमियम तक साइज क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें क्रोमी क्रोमियम और मैग्नीज की, है ना, तो इस कंडीशन में मैग्नीज का साइज क्या होता है, बड़ा होता है क्रोमियम से। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, फिर साइज कम करेंगे। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकिल का इक्वल होता है ना, फिर कॉपर जिंक का इंक्रीज हो जाता है ना। तो देखो क्रोमियम और मैग्नीज में ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो देखना इसका रीजन क्या है। ड्यू टू ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। ठीक है, क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नीज से ज्यादा होती है। ये हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ठीक है, क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एमबीएस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों हुई, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। तो देखो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और मैग्नीज में 5। देखना कैसे हैं। अगर हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डब्बे में बनाए तो क्रोमियम का 4s1, फिर डी में 5, 5 ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने, 6, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम मैग्नीज की बात करें तो 4s2 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, उसके बाद आयरन का साइज क्या होगा, कम होगा मैग्नीज से। ठीक है, फिर फ्लोरीन कोबाल्ट निकिल का साइज इक्वल होगा, ये दोनों सेम है ऑर्डर। यहाँ इसके बाद दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, यहाँ पे चेंज आया क्रोमियम और मैग्नीज का, बाकी ये ऑर्डर दोनों सेम है। क्रोमियम और मैग्नीज का चेंज आया वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखना आगे चलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट का। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है, मैक्सिमम रेडियस इन लैंथेनोइड, तो आप टिक लगा देना यूरोपियम। ठीक है, इसका यूरोपियम का सबसे बड़ा साइज किसका होता है, यू लिखा गया यूरोपियम का। ठीक है, अब उसके बाद हमें ऑर्डर लिखना है ना। जनरली एफ ब्लॉक के एलिमेंट का सिग्मा क्या होता है, कम होता है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम, प्रोटॉन का नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो साइज ये आ गया जनरली, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, दो जगह नहीं होता, वो हमें याद रखनी। एक तो यूरोपियम और गैलोडिनम, एक यट्रिबियम और ल्यूटेशियम, इन दो जगह। ठीक है, क्यों, तो देखना अगर हम बात करें यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, जीनोन। ठीक है, 6s2 4f7। ठीक है, और अगर हम गैलोडिनम का इलेक्ट्रॉनिक
अगर हम गैलोडिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जीनोन 6s2 4f7, है ना। तो देखो यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नहीं, 4s2 6s2, है ना। देख, जीनोन 6s2 4f7। अब देखो एफ के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसका जो यानी कि जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। कितने हैं? 2। और ये क्या है? मेटल। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी +3 हो सकती है ना। अब इनकी तो +3 है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो गैलोडिनम का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैलोडिनम में नहीं, यूरोपियम, है ना। यूरोपियम का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ। तो यूरोपियम की अगर हम बात करें तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये सब कैसे करते हैं? +3। ठीक है। और +3 में साइज क्या होता है? कम। और यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें यट्रबियम की, है ना। तो ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ये +3। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जीनोन 6s2 4f14। अब देखो इसमें भी ओनली एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, एफ के नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ल्यूटीशियम की बात करें, है ना, तो इसका होता है जीनोन, दिख नहीं रहा होगा, छोटा कर देता हूँ। जीनोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनोन 6s2 5d1 और 4f14। तो देखो 2s के 1d का 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना। और ये सब 3 डोनेट करेंगे, 3 डोनेट करेंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यूरोपियम और यट्रबियम ओनली एस के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और यदि +2 है और +3 है ना, तो +3 में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? कम। और सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? यूरोपियम की। अब कोई कह सकता है यट्रबियम की क्यों नहीं हुई? इसकी भी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी इसलिए नहीं हुई क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? कम हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब देखो यूरोपियम के पास कितने एफ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यूरोपियम के पास देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 प्रोटॉन है यूरोपियम के पास एफ ब्लॉक के। और अगर यट्रबियम की बात करें तो 13 है। ठीक है। और 13, एक तो 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? इनका सिग्मा तो कम होता है, ये तो रिपल्सन तो 0। ठीक है। तो यूरोपियम का क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है। अब उसके बाद मैक्सिमम रेडियस किसकी होती है? यूरोपियम, एफ ब्लॉक। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं आयनिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर एफ ब्लॉक में कुछ ऐसा कर्व आएगा। ठीक है। ये क्या होगा? लुटीशियम। और ये क्या हो गया? हमारा सीरियम। ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर रेडियस का
क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है अब, है ना। तो मेटेलिक रेडियस मैग्नीज की ज्यादा होती है क्रोमियम से, बिल्कुल सही बात है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्रोमियम की ज्यादा होती है मैग्नीज से, ये तो दोनों सही बात है। क्यों, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक रेडियस की। अच्छा, इसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है, अभी बताया था। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, क्रोमियम का 4s1 3d5। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे 5। और मेटेलिक बॉन्ड में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ए और आर असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। यूरोपियम और यटरबियम का एटॉमिक रेडियस ऑर्डर डिफरेंट इन कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो ये हमने देखा था कि इनका साइज क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है ना। क्यों, क्योंकि इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसलिए होता है। तो बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ए, और इसका भी आंसर क्या आएगा, ए। चलो अब आगे चलते हैं। साइज के कुछ ऑर्डर हैं, तो देखो, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इसमें फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन माइनस, आयन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हाइड्रोजन माइनस का साइज आयोडीन माइनस से कम, लेकिन ब्रोमीन माइनस से ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है ये भी। निकिल कॉपर जिंक का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि इनमें डी सॉरी, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, ज्यादा होता है, बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ना। सीरियम, प्रोमीथियम, गैलोडिनम, यटरबियम, तो इनका तो साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, लेंथेनोइड है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, साइज का कुछ और ऑर्डर है। तो देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर फास्फोरस से ज्यादा है ना। देखो कैसे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक ही पीरियड के, सल्फर और फास्फोरस एक ही पीरियड के। पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन आए जब, क्या कैसे करना है। तो देख, लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज क्या होता है, कम। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में साइज किसका ज्यादा, नाइट्रोजन का। फोस्फोरस और सल्फर में से किसका ज्यादा, फोस्फोरस का। अब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, नाइट्रोजन और फोस्फोरस में साइज बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या लगाते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज। ये लिख लिया। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। देखो, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इसमें फिर से वही लगाना है। देखो, तो देखना, कार्बन से पहले बोरोन और फिर कार्बन, और बोरोन फैमिली का एल्यूमिनियम, और कार्बन फैमिली का सिलिकॉन। ठीक है, तो इनमें अगर हम साइज देखें, तो देखो, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, एक ही पीरियड के, ग्रुप के, और इनमें साइज ऐसा, तो ये आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर। तो देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन। तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन के साइज पीरियड में साइज कम हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप में साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज का ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब हम और आगे चलते, तो देखो, ये हमें याद रखना है। तो देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज कम। यहाँ पे
क्या लगा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लगी। न्यूट्रल स्पीसीज का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, कैटायनिक से। तो ये तो दो तो लिख लिए। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से एक ही पीरियड के लेफ्ट टू राइट पीरियड में साइज कम हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का कम हो जाएगा, मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, देखो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कैटायनिक रेडियस किसकी होगी, फर्स्ट ए की होगी, और फर्स्ट ए में भी जो टॉप में एलिमेंट होगा सीजियम, तो सीजियम, ठीक है। मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है, यदि उसको भी डोनेट कर देगा तो कौन बचेगा एटम में, ओनली न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन की हो जाएगी, सेल तो बचेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद सबसे छोटी एनायनिक साइज किसकी होगी, तो सेकंड पीरियड में चलेंगे। अब फर्स्ट पीरियड में क्यों नहीं चले, हीलियम के लिए इनर्ट गैस होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, सेकंड पीरियड में चलेंगे। फर्स्ट ए के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते क्योंकि मेटल होते हैं, सेकंड ए के भी नहीं करते, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की किसकी होती है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो एनायनिक चार्ज आ जाएगा, तो सबसे कम साइज किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन माइनस की। और वैसे भी टॉप टू बॉटम साइज, वो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, कम होती है। उसके बाद मैक्सिमम साइज आयोडीन माइनस की हो जाएगी, क्यों, अब देखो माइनस चार्ज होने के लिए नॉन मेटल का होना जरूरी है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट तो होगा। अब फ्लोरीन की कम हो गई तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, आयोडीन माइनस की, ठीक है। आयोडीन माइनस से हाइड्रोजन माइनस की होगी, ठीक है। ब्रोमीन माइनस से ज्यादा होगी। फिर उसके बाद और त्रिसंयोजी यानी कि -3 इलेक्ट्रॉन वाला फॉस्फोरस, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे रेडियस से रिलेटेड। तो सबसे पहले कंप्लीट हो गया रेडियस का ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, रेडियस। तो किसी भी एटम का रेडियस हम काउंट नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं है एटॉमिक फॉर्म में, है ना, क्यों, क्योंकि एटम फॉर्म में एलिमेंट पाए ही नहीं जाते, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, रेडियस के टाइप पढ़े। रेडियस के टाइप किसके बेसिस पर, बॉन्ड के बेसिस पर, कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर मेटेलिक बॉन्ड है, या फिर वॉन डर वाल्स बॉन्ड है, या फिर आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा। तो कोवलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कौन सी रेडियस होगी, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस में दो पढ़े, यदि सेम सेम एटम है तो डी ए बी बाई टू कर देंगे, डी ए टू बाई टू कर देंगे, ठीक है। और अलग अलग एटम है तो स्टीवेशन सुमाकर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इन मल्टीप्लाई में डेल्टा ई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस मेटेलिक क्रिस्टल में पाया जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होती, ओनली बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। किस में होगा, बिटवीन टू मेटल में होगा, और कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल में होगा, ठीक है। और अगर मेटेलिक बॉन्ड की बात करें, है ना, तो उसमें क्या क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, है ना, ओनली बॉन्ड फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल जो रेडियस आएगी वो मेटेलिक रेडियस से ही आएगी, क्यों, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, ओनली बॉन्ड होते, तो एटम आपस में टच होते तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो मेटेलिक रेडियस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ी, तो वॉन डर वाल रेडियस। तो वॉन डर वाल रेडियस सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी सबसे पहली बात तो, और या तो इनर्ट गैस के एटम होंगे, और अगर मॉलिक्यूल होंगे तो नॉन मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी वॉन डर वाल रेडियस की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के लिए क्या करना है, यदि कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन सेम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्रोटॉन के नंबर सेम, अगर प्रोटॉन के नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज हो गया एनायनिक कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज ज्यादा हो जाएगा। ये कब लगाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो या फिर सेम स्पीसीज के लिए लगाएंगे। ये हमने फिर आयनिक रेडियस पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं, तो जेड इफेक्टिव, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, सिग्मा सिडलिंग इफेक्ट, रिपल्सन इलेक्ट्रॉन बिटवीन, तो उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस। फिर हमने पीरियोडिसिटी,
पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल नंबर सेम। फिर जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली इंक्रीज कितने से 0.65 से, सिग्मा कंटिन्यूअसली इंक्रीज कितने से 0.35 से, ठीक है। उसके बाद साइज क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ने से कम हो जाएगा पीरियड में। लेकिन लास्ट पीरियड जो इनर्ट गैस है उनके लिए कौन सी गैस की स्टडी की जाती है, वॉन डेर वाल्स की, तो उनके लिए सबसे ज्यादा साइज हो जाएगा फर्स्ट एज से भी, ठीक है। और अगर ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम सेल नंबर इंक्रीज, सिडलिंग इफेक्ट सिग्मा इंक्रीज, है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, लेकिन जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट जो ग्रुप है डी ब्लॉक का उसके लिए नहीं लगेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होएगा, ठीक है। 3D से बड़ा 4D, 4D से बड़ा 5D, ठीक है। लेकिन सेकंड ब्लॉक आएगा, जब सेकंड ग्रुप आएगा डी ब्लॉक का ना, कौन कौन सा, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम वाले में, उससे पहले हाफनियम से पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइज 4D का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी के में क्या नहीं लगता, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, फुलफिल है। एक बात ये हो गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गया। तीसरा जिंक, कैडमियम से पहले तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते नहीं, मरकरी से पहले आते हैं, लेकिन वहां पे मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, एक्टेनॉइड, फिर लेंथेनॉइड, फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्या बच गया, होता क्यों है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उनका सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, बोरोन फैमिली में तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम और गैलियम का इक्वल, क्यों, ड्यू टू ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद हेलियम का ज्यादा, फिर उसके बाद बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हेलियम, इंडियम और गैलियम, है ना। तो इंडियम का साइज इक्वल हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, कुछ क्वेश्चन किए, है ना। और अच्छा, इसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट का रह गया था ऑर्डर। तो देखो, अगर हमें कोवेलेंट रेडियस पूछे, है ना, या फिर एटॉमिक रेडियस पूछे डी ब्लॉक की, है ना, तो आयरन तक कंटिन्यूअसली कम कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी होता है। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल तक जेड इफेक्टिव सिडलिंग इफेक्ट के इक्वल होता है, तो वहां पे इक्वल कर देंगे। फिर उसके बाद निकिल, कॉपर, जिंक के पास जाने पर जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, सिग्मा ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेटेलिक रेडियस में सेम साइज का ऑर्डर लिख देना, लेकिन एक जगह चेंज कर देंगे, कहां पे, जो हमने एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिखा था ना 3D के लिए अभी, उसके सेम लिख करके उसमें एक जगह चेंज कर देंगे, कहां पे, क्रोमियम और मैग्नीज में। क्यों, क्योंकि क्रोमियम की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मैग्नीज से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5, मैग्नीज का 4s2 3d5, ठीक है। और यदि क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6, मैग्नीज में 5, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना कम साइज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में कंटिन्यूअसली एफ ब्लॉक का सिग्मा कम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना, साइज क्या हो जाएगा, कम। लेकिन उसके बाद दो जगह पर, है ना, एक तो यूरोपियम, एक यटरबियम पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूरोपियम का, जीनोन 4 6s2 5d0 4f7, तो एफ में हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ओनली एस के जाएंगे, कितने एस में, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए प्रेजेंट, 2, तो टोटल बॉन्ड कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। लेकिन यटरबियम की अगर हम बात करें तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनोन 6s2 4f4
14 तो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ओनली 6s में से जाएंगे, कितने जाएंगे 2, तो वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। उसके बाद तो 2 जगह पर एक्सेप्शन आते हैं एफ ब्लॉक में, एक तो यूरोपियम का साइज बड़ा होता है, मैक्सिमम होता है, एक यट्रबियम, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट कल की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। थैंक यू।